लिख हाइट इज हाँ हाँ, उसके बाद निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या मुश्किल है? CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 515। ठीक है, देन यू हैव हाइट आपके पास है, रेडियस दिया हुआ है, तो 22/7 इंटू रेडियस। तो इसको मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 550। क्या 24 ले लो, 12 ले लो, चलो क्या फर्क है उससे? मुझे पहले क्वेश्चन से ही बताओ, इससे सिर्फ कैलकुलेशंस बढ़ेंगी और कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर ना 550 इंटू 7/20। या आर एल ले लो ना, चलो अगर मैं इसको आर एल ही लेती हूँ, आर एल इज इक्वल टू 25/175। ये आ गया। एंड द ओनली थिंग आई हैव राइट नाउ इज ये तो वैसे क्वाड्रेटिक बनेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो करवा तो वो कुछ भी देते हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। करवाई थी क्वेश्चन सॉल्व? समझ कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 बन जाएगी, है ना? फिर उसको फैक्टराइज करोगे, 175 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 इज 576। फिलहाल के लिए अगर मैं सिर्फ इतना भूल जाऊं कितना है, ये देखो ये आ गया आर रेज टू पावर 4। ये पूछा था मैम, ये आएगा पेपर में कि नहीं? ठीक है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ट्राइनोमियल्स की करते हो ना, x² - 5x + 6, ऐसा ही ये क्वेश्चन होगा। फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स आएंगे, पर डिपेंड करता है कैलकुलेशंस कितनी है इसमें। समझ में आ गया? दिस ओनली द ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर इज आपकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी हैं। पहले आर स्क्वायर के, आपको याद है जब R4 की डिग्री थी तो मैंने कहा था आर स्क्वायर को x ले लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 175 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 576x। ये चीज तो 10th में ही नहीं है, 10th में भी ये कम ही आती है ना? तो अब इसको सॉल्व करो। स्कूल में ना डराने के लिए सिर्फ पढ़ा देते हैं, आएगा? चलो तुम कर लो फिर। ठीक है, समझ में आ गई? तो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू सॉल्व। 175 का स्क्वायर निकाला था, क्या है? चलो मैं इसको फिर भी नहीं सॉल्व करूंगी, 30625 है ना, तुमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप करते क्या हो, अब ये क्वाड्रेटिक बनी है, ट्राइनोमियल बना है, तो आप 175 इंटू 175 लिख क्यों नहीं रहे हो आप? एक तो ना पहले ऐसे देख रहे हो कि जैसे पता नहीं ना, हम दिमाग से प्रिंट कर लेंगे, एक प्रिंट आउट निकल जाएगा हमारे सामने और हम सॉल्व कर लेंगे फिर उसको। इवन इफ इट्स इमटेरियल, इफ इट्स इररेलेवेंट, कैलकुलेशंस करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, कुछ तो समझ में आएगा। 625 और 49 कितना होता है ना? फैक्टर्स भी बन गए। टाइम पे आएगा बच्चे, समझ में आ गया? तो हमारे पास अब आता है यहाँ से x² कॉमन लिया आपने x,
x प्लस 625, जो बेसिकली आप ये सॉल्व कर रहे हो ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 10th में आओगे तो पक्का होगी। 9th में हाँ सैंपल पेपर्स दे देते हैं कि नहीं, या फिर बुक्स दे देती हैं या टीचर्स करवा देते हैं, बट आइडियली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो x की वैल्यू या एक जीरो आ गया 49, आर स्क्वायर आ गया 49, रेडियस कितना आ गया 7। सो यू गॉट द रेडियस, हाइट एज 24, तो आपका स्लांट हाइट 25 आ जाए। कुछ नहीं करना, पाई आर एल ऑलरेडी आपके पास है, आपको पाई आर स्क्वायर करना है। तो ये होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, सीरियसली दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओलंपियाड्स और फ्रॉम योर एनटीएससी। ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम तुक्का मारते हैं कि अगर रेडियस मुझे दिया हुआ है या हाइट दी हुई है 24, तो यार हाई चांसेस जो रेडियस है 550 दिख रहा है ना मुझे, एक कंप्लीट नंबर दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 22 दिख रहा है एक तरह से, तो हम चांसेस लेते हैं कि जो हमारा रेडियस होगा वो 24 का ट्रिपलेट जो बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, वो बनेगा। समझ में आ गया? तो 24, 25 एंड 7, दैट साउंड्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन। तो वहां से हम तुक्का सा मार लेते हैं, या एक इंटेलिजेंट गेस कह सकते हो कि हम लेते हैं कि रेडियस कितना होगा 7। आप रेडियस से कैलकुलेशंस करते हो, ऑप्शन से कोई ना कोई मैच कर जाएगा, मार्केट एंड मूव ऑन। समझ में आ गया? ये आपका ओलंपियाड या एनटीएससी वाला क्वेश्चन होता है जहां पर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लेके चलते हो, प्लस एंड यू कैन गेट इट थ्रू कैलकुलेशंस आल्सो। कैलकुलेशंस जो ये वाली बच्चे ये है ना, आपको कैलकुलेशंस एक क्वाड्रेटिक का पार्ट है। समझ में आ गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9th 10th में ही डिग्री 4 की नहीं करवाते, है ना। उसको रिड्यूस करना, फैक्टराइजेशन कर लोगे उतना ही काफी है। चलो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे अब, आ जाओ। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है ना पॉलिनोमियल्स के, रिविजन करवा रही हूँ पॉलिनोमियल्स की आज। जो हमारे क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के ना, मैंने उन्हें ब्रेक किया है इन सर्टेन टाइप्स। जो आपके फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में, जिसमें हमें बताना होता है कि डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, या पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मुझे ऐड करके इसमें आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ये एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं है कि नहीं जी, कॉम्प्रिहेंसिव जरूर है, लेकिन इंक्लूसिव नहीं है कि सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया। यू स्टिल नीड टू हैव योर प्रीवियस क्वेश्चंस डन। तो अगर मैं आपको कहती हूँ फाइंड द डिग्री, लिखो फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज टू पावर 3/2, और यहाँ पर है √x। अब अगर आप रिविजन स्टार्ट कर रहे हो, आप मान लो अगर बोर्ड्स 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि कंफर्म न्यूज है, आपके पेपर्स जनवरी एंड में स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सोचा जाए तो आपके पास नवंबर दिसंबर छुट्टियों में भी जाएगा और पेपर्स में भी जाएगा, और जनवरी का कुछ 15-20 डेज ही हैं जो आपको प्रिपरेशन में निकालने हैं। अभी से स्टार्ट करो। एंड बार बार बोल रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ कि आई माइट साउंड लाइक अ टेप रिकॉर्डर व्हेन आई से एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। इतना कर लो काफी है, जहां मर्जी से हो। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ये करना ही करना है हम। क्या? हाँ, पर पेपर्स कब स्टार्ट होंगे? 15 दिसंबर। सर्कल्स आएगा ना, सर्कल से लेने केस मैं करवा दूंगी नवंबर में, आराम से हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे हमने बाकी क्वेश्चन के ना ब्रेक करके कि इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं जो करने हैं, वही करने हैं, और बुक के क्वेश्चन भी करने हैं। एक्स्ट्रा सारे हम एनसीईआरटी से अपने एग्जाम्पलर से करते हैं और काफी कवर हो जाता है। सर्कल्स आपको बुक से ही आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बेटा तू पढ़ ले, जब आ रहा है क्लास में, छुट्टियां जो होंगी वो बात की बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज टू पावर 3/2 प्लस √x, इसकी डिग्री बतानी है, बताओ। 2। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। नहीं है, फिर डिग्री कैसे हो गई? सॉल्व करो इसे। आपने ऑन द फेस ऑफ इट कभी भी नहीं कहना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको हमेशा कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर x की पावर 3/2 है, और इसके साथ में x की पावर क्या है, √x दिया हुआ है, तो x की पावर क्या है 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या होगा, पावर्स आर इन डिविजन,
3/2 minus 1/2. समझ में आ गया ये? Powers are subtracted when the bases are in division. तो x square plus 3x, 3 minus 1.5 में से 0.5 माइनस कर रहे हो तो 1 ही आएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है. यस दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड द डिग्री इज 2. अब ये मत कहना हमने डिग्री 2 सही कही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन डिग्री का था ही नहीं. ये क्वेश्चन था चेक वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल, और जिससे सबने आंसर कहा था नो. समझ में आ गया? ये तो मैंने डिग्री कहा, मुझे पता था सब आराम से बोलोगे 2 है, या कहोगे कि मैम नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. जो भी बात है, ये क्वेश्चन था चेक वेदर, फ्रॉम योर एग्जाम्पलर है चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. ये क्वेश्चन एक आता ही है. फाइन, फाइनल्स की बात कर रही हूँ. समझ में आ गया ये? राइट. नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ √2. व्हाट इज डिग्री ऑफ √2? 0, 1/2 और डिग्री होता क्या है? डिग्री होता क्या है बोलो? हाँ जी आदित्य, डिग्री होता क्या है? किसकी पावर? √2 की पावर. और डिग्री क्या होती है? लिखो डिग्री. व्हाट इज डिग्री? पावर ऑफ द वेरिएबल x y z a b c जो भी दिया हो, डिग्री इज पावर ऑफ वेरिएबल. इस √2 में कोई वेरिएबल दिख रहा है तो मैंने x माना. अब इसको नहीं दिखाना है, इसको गायब करना है, तो इसको क्या करेंगे? पावर क्या देंगे? 0. तो व्हाट इज द डिग्री? 0. समझ में आ गया ये? डिग्री इज 0. नेक्स्ट राइट डाउन डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 4x⁴ 0 x3 plus 0 into x⁵5 plus 5x plus 7. चला जाके मैम लेट हो गया था, मुझे मैथ्स करना था. जाओ जल्दी जाओ. व्हाट इज द डिग्री? 4 और 5. पक्का ना? अगर मैं इसको मान लेती हूँ तो मैं यहाँ पर 0 into x⁵7 भी लिख सकती हूँ, तो डिग्री 7 भी बन सकती है इस हिसाब से. तो जो कोएफिशिएंट 0 होते हैं उन्हें हम नॉन एग्जिस्टेंट मानते हैं. तो डिग्री इसमें क्या आएगी? 4. तो ब्लाइंडली नहीं कहना कि यहाँ पे 5 लिखेंगे हम. कोएफिशिएंट अगर 0 है तो डिग्री विल बी द डिग्री ऑफ द वेरिएबल विच हैज अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट. पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट 0 ना हो उसका. समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल. याद है सबको? अब लिख लो इसको. डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल आप लिखते हो नॉट डिफाइंड. डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ 0 लिखा है ना, साथ ही लिख दो एक चीज आता है 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल. क्या होती है? क्योंकि 0 पॉलिनोमियल क्या है? f of x इज इक्वल टू 0. अब x के साथ हमने पावर n लग दी, ठीक है? तो 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल हम लिखेंगे एनी रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर डाल दो, हर किसी वैल्यू पर वो 0 ही बन जाएगा. समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट है जो इस टर्म में आई थिंक आपको आ सकता है. 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ना बाकी 2-3 साल में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. व्हाट इज 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल? दैट विल से एनी. समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. हाँ जी अर्जुन, लेट हो गए हम. सूरज. यस मैम. हाँ क्या हो गया है? यस मैम. हाँ लेट या? मैम फीवर था. अच्छा. डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. हाँ क्यों हंसी आ रही है तुम्हें? आउट. निकलो बाहर. एक दिन बाहर निकलोगे ना, 2 दिन आपको फिर हंसी बंद होगी पूरे टर्म में. बाहर निकलो, जाओ. लीव. और किसी को जाना है हाउस? आप 10 बार, आपको 100 बार बोल चुकी हूं मैं. क्या चाहिए आपको?
नहीं क्या हो चुका है तुम्हें? व्हाट इज डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? हाँ जी बोलो। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। जैसे √2 था, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एनी रियल नंबर, यहाँ पे 2 लिखा हो, √2 लिखा हो, 9 लिखा हो, 9/2 लिखा हो, हर किसी में आप x की पावर 0 ही लगाओगे। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। समझ में आ गया इतना? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ये आपके सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपेंशन? x प्लस 3 का होल क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब क्या होगा? कैसे क्या करेंगे इस केस में? पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। x प्लस 3 का होल क्यूब दिया हुआ है तो हम पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टराइज फॉर्म में नहीं। तो व्हाट इज x प्लस 3 होल क्यूब? a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस A cube plus B cube. तो वी हैव x क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3। और मेरे अब टारगेट पर शिवेन सच में तुम हो, मैंने तुम्हारे मम्मा को कंप्लेन कर देनी। इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा रख रही हूँ कि ठीक है, यू पियर यू मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तुम बहुत सेंसिबल लग रहे थे मुझे, और अगर आपने ऐसा ही बिहेव करना है तो आई स्ट्रेट अवे मैं भी आपके सामने फोन करूंगी आपकी मम्मी। और बता रही हूँ आप आज 5 मिनट्स लेट क्यों आ रहे हो, वो आपसे पूछेंगे और मुझे बताएंगे। एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 27। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क में ये आराम से आपके पास आएंगे। ठीक है, पेपर में यही क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर में या आपके फाइनल्स में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, राइट अ बाइनोमियल, राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7। राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 7। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ठीक है ना? डिग्री क्या चाहिए? 7। तो इसका मतलब एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर 7 रखनी है, साथ में कोई एक और टर्म, चाहे वो 3 रख लो, चाहे वो 3x रखो, बस इसकी पावर 8 नहीं कर सकते। ठीक है, एनीथिंग लेस देन 7 इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पर आप 9 भी लिख सकते हो, यू कैन राइट अ कोएफिशिएंट आल्सो, मिसिंग है कोएफिशिएंट वो भी कर सकते हो। 0 नहीं लिख सकते, -4 -3 एनी नंबर other than 0 and any number here with any power less than 7। समझ में आ गया? बाइनोमियल कहा है तो यहाँ 0 नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ 0 इंटू एक्स लिख दिया। वी नीड 2 टर्म्स। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, maximum number of terms in a polynomial if degree is 7। 7 हो या 6 हो, चलो 7 बोल दिया मैंने, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज 7। अगर मुझे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है 8, इनफाइनाइट कैसे? इनफाइनाइट कैसे? अगर डिग्री 7 है तो आप एक वेरिएबल लोगे, उसकी पावर क्या रखोगे? 7।
ठीक है। अब इसके बाद जो भी नंबर होगा या जो भी टर्म होगी उसकी पावर क्या रखी जाएगी? 6 मैक्सिमम रखा है ना, मुझे कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट विल बी 5 4 3 2 एंड 1 बस, और एक कांस्टेंट टर्म हो जिसमें x रेज टू पावर 0 हो। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, कौन सा बच्चे, कौन सा, वो ऐड होकर एक ही नंबर बन जाएगा। आप 3 + 9 थोड़ी ना लिखते हो, और आंसर 12 भी लिखोगे। लिखो कौन से, अच्छा इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। और बताओ, ऐसे तो अगर हमारे वेरिएबल्स बढ़ते रहेंगे, अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो वी कैन हैव n नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज 7 एंड पॉलिनोमियल हैज टू बी ऑफ वन वेरिएबल। समझ में आ गया अभी? तो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होंगी? 8। अब लिखो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज 7। सिर्फ एक टर्म लेकर काम चल जाएगा, ये पॉलिनोमियल बना है ना। डिग्री 7 रखनी है तो x रेज टू पावर 7 सिंगल वेरिएबल करना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट लिखो ना, दिस इज वन क्वेश्चन मैंने आपको ये पेपर में भी दिया था, एग्जाम में भी, क्लास टेस्ट में। समझ में आ गया बच्चे? लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपके ना एग्जाम्पलर में से है क्वेश्चन, तो आराम से कह सकते हैं पेपर में आ सकता है। ठीक है, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसने लिखा है फाइंड राइट द डिग्री, इसके 4 पार्ट्स थे। राइट द डिग्री, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, याद आया? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 एंड कांस्टेंट टर्म। इजी क्वेश्चन है। डिग्री क्या होगी इसकी? ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हियर वी गेट 6, तो डिग्री इज 6। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1/5। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6, ठीक है। कांस्टेंट टर्म 1/5। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे 1/5 लिखा है ना, यहाँ पर +1 किया होता। फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन लिख लो इसी चीज को, तो मेरी कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी? देखो आप इसे ऐसे लिख रहे हो, x³/5 + 2x/5 + 1/5 - 7x²/2 -1/2 - x रेज टू पावर 6। समझ में आया? आपने सभी डिनोमिनेटर्स को स्प्लिट कर दिया, तो अब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? 1/5 - 1/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था, चेंज नहीं किया था। पर अगर मुझे क्वेश्चन को नहीं डालना एग्जाम्पलर से लेकर, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, क्यों टीचर गेट स्मार्ट कि नहीं नहीं थोड़ा सा चेंज करके डालो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चे। तो नेक्स्ट आई कैन हैव इट 1/2 यहाँ लिख दिया, x² यहाँ लिखा है, x की टर्म यहाँ लिख दी। बोलो आपको पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहाँ का 2/5 उठाओगे और यहाँ का -1/2, बिकॉज माइनस इज हियर आउटसाइड। समझ में आ गया ये? इस चीज का ध्यान रखना। अभी क्लियर? लिख लो इस चीज को, कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 1/5 - 1/2 - 3/10। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चेंज होने के चांसेस कम ही होते हैं, बट इन केस किसी बुक में ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है ना, बिकॉज स्कूल टीचर्स इतनी जल्दी नहीं करते ना काम, ही करती हैं। राइट द डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। इस एक्सप्रेशन में डिग्री लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखो। सूरज समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am.
व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? π/6। समझ में आ गया? पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, पाई वेरिएबल नहीं है, तो अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x कहा है तो वो होगा π/6। चलो नेक्स्ट लिखो। फॉर दिस एक्सप्रेशन 2x - 5 into 2x square minus 3x plus 1, find degree and coefficient of x। पूछ तो किसी का भी सकते हैं, लेकिन एक x का मैंने रखा था स्टैंडर्ड इसमें। तो आपको करना क्या होता है इस वाले एक्सप्रेशंस में? 2x - 5, 2x square minus 3x plus 1, क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई। 9th में किया, 8th में किया हुआ ना ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हाँ, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। 2x into 2x square 4x क्यूब। ठीक है, वाया से स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो वो स्किमिंग होती है ना कि नहीं हमने सिर्फ x वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, वो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आती है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल एंड गुड, वरना सभी को मल्टीप्लाई करो, फिर x वाली टर्म्स को उठा लो जिसका कोएफिशिएंट पूछा हुआ है। क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x? प्लस और माइनस? +7। ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चे? ये 3 टर्म्स भी आपको दी जा सकती हैं, 4 भी दी जा सकती हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन ऐसी होती है कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि x लेना है, तो x कब रहेगा? जब मैं इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस -3x को -5 से मल्टीप्लाई करूंगी, और बाकी सभी टर्म्स में या तो x क्यूब हो जाएगा या x स्क्वायर हो जाएगा। डिग्री क्या है इसकी? 3। कोएफिशिएंट ऑफ x है 17। समझ में आ गया ये? अभी क्लियर? नेक्स्ट, find the coefficient of y cube and leading coefficient. Find the coefficient of y cube and leading coefficient. Now what I needed to explain here was leading coefficient क्या होता है? -3y raised to power 7 plus 5 into y raised to power 6 plus 3y cube minus 2/3। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है? कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विद हाईएस्ट पावर। जो डिग्री है ना, वो वाला हम नंबर देखेंगे, वो वाला हम टर्म देखेंगे, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर विद साइन देखना है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट इज -3, क्योंकि क्या होता है ना, हम पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखते हैं। पॉलिनोमियल को ना हमेशा जब भी चेक करोगे क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। तो लीडिंग कोएफिशिएंट सबसे लीड कर रहा है आगे, सबसे आगे जो खड़ा हुआ है वो होगा सबसे हाईएस्ट पावर वाला। और सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, ये मत लिख के आना आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y raised to power 7, नहीं लिखेंगे -3। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ y raised to power 7 -3। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, क्या आएगा आंसर? +। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? -2/3। अब ये सारे क्वेश्चंस थे जब हम कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आता है ना आपके पॉलिनोमियल्स में, वैल्यू की बात जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यह कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 3x³ - 4x² + 7x - 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, find value of polynomial at x equal to 3 and x equal to -3। ये जो मुझे वैल्यू निकालनी है, क्या करना होता है इसके लिए? क्या करेंगे? p of x दिया हुआ है मुझे 3x³ - 4x²। वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? x को क्या पुट करना है? 3। तो अगर मुझे निकालनी है वैल्यू एट x इक्वल टू 3, तो मुझे x की जगह क्या लिखना है? 3। 3 का क्यूब -4 3² + 7 into 3 - 5।
समझ में आ गया? ऐसे ही फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू -3. So we have 3 -3 का क्यूब -4 into -3 square 7 into -3 -5. यहाँ कितनी वैल्यू आती है? 41. 40 प्लस 21 61 आएगी. 61 आएगा बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा -81 -36 -21 -5 सारे. ठीक है. माइनस 143 153 नहीं, ठीक है 143. ठीक है. अब वैल्यू बेस में ही ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं. फॉर दिस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फाइंड p of 2 माइनस p of -1 प्लस p of 1/2. समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? क्या करना है हमें इसमें? x की वैल्यू को पहले क्या पुट करेंगे? 2, फिर -1, फिर 1/2. जसलीन समझ में आ रही है? फाइंड p of 2 क्या करोगे बताओ? हाँ, तो 2 करने के बाद बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर. हाँ, x. ठीक है. 2 स्क्वायर -4 into 2 प्लस 3. समझ में आ रहा है ना? 4 -8 प्लस 3 क्या आ जाएगा आंसर? -1. फिर मुझे क्या निकालना है? p of -1. 8 आएगा. p of 1/2. तो मेरा आंसर फाइनली बनेगा p of 2 है -1 -8 प्लस 5/4 -9 प्लस 5/4 -36 प्लस 1 -31/. समझ में आ गया? इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकालनी थी मुझे. इसका कोई मतलब नहीं है. अगर आपने यहां तक क्वेश्चन किया है ना, उसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है. आपको मार्क्स मिले चाहे ना मिले, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क में हो तो नहीं मिलेंगे. राइट? तो मुझे क्या करना है? जो मैंने वैल्यूज निकाली है उसको फाइनली कैलकुलेशंस में डालना है अपनी. नेक्स्ट लिखो. समझ में आ गया? ये हो गया सॉल्व. नेक्स्ट इज p of x is x plus 3. p of x is x plus 3. Find p of x plus p of -x. ये भी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग होता है ये. जब -x कहा जाता है तो उसको क्या करना है हमें? देखो, अगर आपको दिया होता है p of 2 तो आप क्या करते हो? x को क्या पुट करोगे? 2. अगर आपको कहा है p of -2 तो x को क्या पुट करोगे? -2. अब अगर आपको कहा है p of -x तो x को क्या पुट करना है? -x. p of x is x plus 3. -x का मतलब है जहां जहां पे x है वहां पर आई विल राइट -x. समझ में आ गया? ये चीज कंफ्यूजिंग है पर एग्जाम्पलर में है, इसलिए पेपर में जरूर आ सकती है. ठीक है. अगर मैं कहूं कि नहीं ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ऐसे ही करवा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है. एग्जाम्पलर है पेपर में, कहीं ना कहीं आपके टर्म पेपर्स में भी आया होगा ये क्वेश्चन. आया किसी के पेपर में? नहीं. यहाँ पे -x लिखा है ना, तो जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देना है? माइनस. मान लो p of x दिया होता x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो p of -x क्या होता? जहां x लिखा है
जस्ट सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस इट विथ -x। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। अगर मैं उनको टोक रही हूँ तो मैं ये तो नहीं है ना कि मैं आपको इग्नोर करूंगी। पता क्या है, किसी ने कुछ नहीं किया होता है, चाहे जो भी है, मैं आपको इग्नोर करती हूँ, साथ में वो शुरू हो जाते हैं फिर, और ये शुरू से हुआ है। वो नॉनसेंस फिर बढ़ती जाती है, और कुछ नहीं हुआ। राइट? तो -x + x कैंसल्स आउट, आंसर इज 6। ये चेन रिएक्शन होता है, कुछ ट्रिगर होता है। मैंने आपको इग्नोर किया, मैं शुरू से किया, जस्ट बिकॉज तुम पढ़ रहे होते हो, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, और तुम्हारा इतना डिस्ट्रैक्टिंग नहीं था। मैंने शुरू से तुम्हें कभी नहीं टोका, है ना, इतना सीरियसली भी कभी नहीं कहा। पर वो क्या है कि आपको अगर लूज छोड़ा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये सीरियसली सच में इतना डिस्ट्रैक्टिंग है। यहाँ बैठ के पता नहीं क्या इनकी आपस में क्या कमेंट्स हैं, क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। एंड सच में लक्ष्य, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम्हारा वो नहीं रिएक्शन खत्म होता। हंसने की बात है ही नहीं। तुम बैठते क्यों साथ में फिर? जगह यही थी। आपके पास एक्सक्यूज हर जगह है। तुम अपने आप सोचो, तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारे मार्क्स तो 72 रहे हैं, वो इसी कारण से रहे। यू कुड हैव स्कोर्ड 75+, आराम से तुम्हारे 80 आने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लिखो, जैसे ना आपको पॉलिनोमियल इस तरह से दिया जाएगा, f(y) = 3y³ - 5y + √11, फाइंड f(2). ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये √11 को हटा दो ना, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बट बिकॉज यू स्पॉट दिस √11, पेपर में क्या होता है, कंफ्यूज हो गए, घबरा गए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। y की जगह क्या पुट करना है हमें? 2, दैट्स इट। √11 को रहने दो, 3 × 2³ - 10 × 2 + √11, तो 8 3 सा 24 माइनस 5 × 2, ठीक है, 10 -10 + √11, so it will be 14 + √11, that's it। कुछ नहीं करना कि √11 को सॉल्व करेंगे, 1 मार्क में मत सॉल्व करने बैठना, ठीक है। अब वैल्यू में ना एक क्वेश्चन और आता है, लिखो, the polynomial f(x) is equal to 2x⁴ ax³ 11x² + 4x - 6. The given polynomial gives value -10 when x is equal to -2. Find the value of a. मुझे ना रिमाइंडर में भी ये चीज समझानी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट हुआ और जो टेस्ट में भी रिपीट हुआ था, गलत कर सबने ऑलमोस्ट गलत किया था, राइट, तो उसमें सिर्फ क्लैरिटी देनी है आज मुझे। आपको वैल्यू दी हुई है -10, एक्स की वैल्यू क्या बताई हुई है? -2। तो पहले तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक्स की वैल्यू -2 दी हुई है और ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? विल से पुट x as -2 in f(x). समझ में आ गया? आप सिर्फ f(-2) निकालोगे, समझ में आ गया? राइट, दिस इज हाउ वी ब्रेक अ क्वेश्चन। अगर कुछ समझ नहीं आता ना क्वेश्चन में, तो जो समझा हुआ है कि -2x की वैल्यू दी हुई है, तो व्हाई नॉट आई पुट द वैल्यू हियर। -2 पुट किया, 2 -2⁴ a -2³ + 11 -2 का स्क्वायर 4 × -2 - 6, है ना। ये वैल्यू -10 का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब क्या है कि जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए? समझ में आ गया? और सिर्फ इसमें एक सिंगल वेरिएबल है a, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी a में 16 2 सा 32 -8a + 44 -8 -6 = -10। क्या है?
आंसर -8a प्लस 76 -14 -10। समझ में आ गया इसको? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए? आपको वैल्यू निकालने को कहा है। कभी कभी क्या होता है, पाई, आपकी बुक में इक्वेशन है, ऐसा कोएफिशिएंट दिया हुआ है पाई एक्स क्यूब प्लस 4x, सो फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 3। क्या लिखोगे? x की वैल्यू को 3 पुट करके 27 पाई प्लस 12, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई 22/7 नहीं रखना, कोई 3.14 जब तक नहीं कहा गया है। आपने सिर्फ ये वैल्यू निकाल ली है, दैट्स इट, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें 2 मार्क्स का या आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन या 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वो होता है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और जीरोस पे। ये ना चीजें अलग अलग नाम से है, लेकिन ना ओवरऑल इनका ना फंक्शन एक तरह से ही है, राइट। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, कोई भी रैंडम मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, x की वैल्यू रखी a, तो जब आप ये p ऑफ a, जिसको अभी तक हम बोलकर आए थे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ये क्या होता है बेसिकली? रिमाइंडर। p ऑफ a इज रिमाइंडर। ये आपस में तीनों चीजें ना इंटरलिंक्ड है। आपस में तीनों चीजें, एक ही चीज को ना 3 तरह से हम देखते हैं। रिमाइंडर क्या है? जो आपने वैल्यू निकाली पॉलिनोमियल की, लिख लो इस चीज को, रिमाइंडर इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a, ब्रैकेट में सम कांस्टेंट वैल्यू। रिमाइंडर इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू a। ठीक है ना? तो ये वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 कुछ भी हो सकती है। आपने जैसे पीछे वैल्यूज निकाली थी, आपको क्वेश्चन दिए थे ना, देखो पीछे सारे चेक करो। आई गेव यू दीज क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू। तो ये आया 14 प्लस √11, फाइंड द वैल्यू p ऑफ -2 निकाला, सारा सॉल्व किया था ना हमने। तो जो भी ये वैल्यू है, बेसिकली जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये होती है रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू विच इज p ऑफ a इज 0, ठीक है, अब इसके 2 इंटरप्रिटेशंस होंगे। अगर ये वैल्यू p ऑफ a इज 0, तो फैक्टर थ्योरम उसे कैसे पढ़ेगा? रिमाइंडर थ्योरम कैसे कहेगा? x इक्वल टू a हमने रखा था, p ऑफ a उससे 0 आ गया, बाकी कोई भी नंबर आए वो रिमाइंडर है, 0 भी रिमाइंडर है, तो इफ द रिमाइंडर इज 0, ठीक है, तो क्या होगा? x इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। काम वही करना है, निकालना हर बार आपको p ऑफ a ही है, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ -2, p ऑफ -3, हर बार निकालना वही होगा। क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम कहा है तो आप बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखोगे। फैक्टर कहा है तो बाय फैक्टर, मतलब रिमाइंडर इज 0। फैक्टर का मतलब है कि जब आपने 2 नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ में आ गया? तो फैक्टर थ्योरम ने कहा कि अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a, ये माइनस कैसे आया? यहाँ पर ये प्लस था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए, साइन इक्वेशंस में चेंज होता है, x माइनस a इक्वल टू 0 बन गया, तो हम लिखेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर। समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? ये चीजें ना आप छोटी छोटी चीजें गलत करके आते हो, और इसका एक क्वेश्चन जो मैंने रिपीटेडली देखा था पेपर में भी और यहाँ टेस्ट में भी गलत किया था सब। ठीक है, और अभी के अगर पैटर्न से देखें ना, पेपर्स या एग्जामिनेशन जितनी भी अब तक हुई है, सितंबर टेस्ट, ऐसा एक क्वेश्चन सभी स्कूल से डाला है। तो फाइनल्स में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो x माइनस a इज अ फैक्टर, और ऐसे ही हमने कहा x प्लस x इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसे कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं,
हमारे पास आ जाता है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। समझ में आ गई इतनी चीज, राइट? और जो भी क्वेश्चन है अगर फैक्टर लिखा हुआ है ना तो आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, अगर रिमाइंडर लिखा है तो प्लीज लिख कर आना बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, क्योंकि इसका आधा नंबर कट जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो। तो अगर आपको कहा जाता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिखूंगी, आपको बताने हैं फाइंड इसके जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आज का होमवर्क यही होगा, जो मैंने एक क्लास में करवाया इसको रिवाइज करो, प्लस अपना एग्जाम्पलर खोलना पॉलिनोमियल उसमें से स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी काफी बार कर चुके होगे, वो भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसके कुछ फैक्टराइजेशंस काफी अच्छी उसमें दी हुई है, लास्ट एक्सरसाइज स्पेशली वो करनी ही है हमें। प्लस ओपन योर एग्जाम्पलर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग। एंड आई वुड प्रेफर जो आपका एनसीईआरटी फॉर्म में एग्जाम्पल होता है, सॉल्व वाला मत लेना, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स मिस किए होते हैं, ठीक है? तो जो आपका इस तरह से एनसीईआरटी फॉर्मेट में एक एग्जाम्पल बना होता है, ये आपको कहीं भी किसी बुक शॉप पे आराम से मिल जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर फिर भी नहीं खरीदना है तो ऑनलाइन बिल्कुल पीडीएफ इनके मिलते हैं, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की फॉर्म में पूरे पीडीएफ इनके मिल रहे हैं। लिंक पहले भी शेयर किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ देखोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट उसी फॉर्म में, वो रख के इसमें से आपके सारे एमसीक्यूज 1 मार्क ट्रू फॉल्स सब कवर हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। और आपका होमवर्क आज का यही है कि ये करना है प्लस एग्जाम्पलर। 2x + 5 की जीरो बताओ क्या होगी? जब भी जीरो निकालनी है ना किसी पॉलिनोमियल की, तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। नाउ दिस इज अ सिंगल इक्वेशन, तो इसको करना आसान होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -5। अब हमारे पास है सेकेंड एक्सप्रेशन, ये वाला 2x² + 7x - 4। ये है क्वाड्रेटिक, मैं तो कह रही हूँ इसको इक्वल टू जीरो करो। अब कैसे करोगे, राइट? तो जब भी जीरो निकालना होता है ना, इस इक्वल टू जीरो को हम अभी फिलहाल यहां पर कैसे देखेंगे, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 2। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 3। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। जब भी आपके पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो और नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, या तो और लिखा हो फैक्टराइज, फाइंड द जीरो। मैंने कहा था कभी भी आप 9th में बैठे हो, कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हो कि आपको कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन देंगे कि बैठकर यहाँ रिसर्च करके सॉल्व करके जाओ। उसको सॉल्व करने के सिर्फ 2 वेज होंगे, या तो वो स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा, या वो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। समझ में आ गया? हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्रीमिंग करके ना उसके नंबर्स को देखना शुरू करना, स्क्रीमिंग करके थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना कि वो a + b या a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। अब ये चेक कैसे होता है कि a² b² बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैंने तो कह दिया स्प्लिटिंग करो, हमें कैसे पता लगा? जब भी a + b होल स्क्वायर होता है ना, तो आपके नंबर्स ना 25, 49 कुछ ऐसे फॉर्म में होते हैं, मतलब आपको कोएफिशिएंट्स में ना परफेक्ट स्क्वायर्स दिखेंगे, जैसे 4 दिखा, ठीक है? प्लस आपका जो a² b² है दोनों ही प्लस में होंगे। इन बिटवीन वाली टर्म जो होगी जिसमें x हो, वो माइनस में या प्लस में हो सकती है, बिकॉज a + b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² a² - 2ab + b²। थोड़ा सा ना सोचकर क्वेश्चन को, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो जब भी फैक्टराइजेशन आएगी घबराना नहीं है, आपके फॉर्मूलाज आपके पास होंगे, देखो क्या ये a + b होल स्क्वायर बनता है। आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू माय सेल्फ कि बन क्या रहा है, क्या a + b होल स्क्वायर बन रहा है, क्या a - b होल स्क्वायर बन रहा है, या कुछ नहीं बन रहा। इवन इफ आई से कि ये चलो √2x का होल स्क्वायर ले ले, तो क्या यहाँ पर ab की टर्म में √x आ रहा है? नहीं आ रहा, तो मैं क्यों लूंगी इसको ऐसे? देन आई विल गो कि अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, मुझे जीरोस निकालने के लिए कहा गया है, तो इसको मैं किससे सॉल्व करूंगी? आई ट्राई विद स्प्लिटिंग। तो वो मेथड हमारा क्या कहता है? तो ये थोड़ी सी ना क्विक मल्टीप्लिकेशंस होती हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 और 2 को। याद है ना स्प्लिटिंग में क्या करेंगे? -4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आता है आंसर? -8। -8 के 2 फैक्टर्स जिनका सम क्या हो? +7। तो क्या होगा? +8 एंड -1। +8 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है -8, +8 -1 किया तो सम आता है +7। तो फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी? 2x² + 8x - x - 4। अब तो समझ में आ गया?
इसमें से 2x को कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस 1 को कॉमन लेंगे, x प्लस 4, 2x माइनस 1 x प्लस 4। अच्छा, ये तो काम हमें कहा ही नहीं था, हमें तो कहा था फाइंड द जीरोस। तो क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में आएगा। जब आपके पास ऐसे फैक्टराइज हो जाता है एक्सप्रेशन। इतना लिख लिया सबने? डू यू नीड मी टू पॉज एंड कुछ लिखना है? यहाँ तक सबने लिखा है? यहाँ तक समझ में आ गया है? इसके बाद हमें क्या करना है, चाहे 3 टर्म्स हो चाहे 4 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो, अगर मुझे जीरोस निकालनी है ना, आपने इस लीनियर टर्म को, लीनियर समझते हैं ना, डिग्री क्या होती है 1, इस लीनियर वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आ गई -4, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो अगर इसके जीरो लिख लिया तो मैं क्या लिखूंगी 1/2 एंड -4 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे ये क्वेश्चन लिखो। अगर ये लिख चुके हो वेल एंड गुड, ना देख टाइम लिख लो, ठीक है? समझ में आ गया? तो मान लो आपको इस तरह से पॉलिनोमियल दिया हो, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 3। फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑल द जीरोस। तो आपके पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? कितनी टर्म्स हैं? 4। x भी तो है ना? हाँ, तो इसकी जीरोस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी, और ये चारों की चारों टर्म्स क्या है? लीनियर। देयर आर 4 टर्म्स एंड ऑल द टर्म्स आर लीनियर। समझ में आ गया? तो चारों टर्म्स को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x की एक वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई -1, -2, 3। तो 4 जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, 0, -1, -2 एंड 3। एंड इफ यू अंडरस्टूड द पैटर्न, आपके लिए और भी करना, मतलब ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये 0 होगा, यहाँ से -1 आएगा, -2 और यहाँ से 3 आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, find the zero. Now this question is from exemplar. Find the zero of the given polynomial. Find the zero of the following polynomial. तो क्या करना चाहिए इसे हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या दोनों स्क्वायर्स को ओपन कर दो, कैलकुलेशंस करेंगे पहले। ऐसे नहीं कि यहाँ से +2 है तो -2 लिख देंगे, -2 है तो +2 लिख देंगे, मतलब ये एक -2 आ गया, एक 2 आ गया, ऐसे नहीं करेंगे। जब भी आपके पास एक्सप्रेशन एक या तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता, पर ऐसा नहीं है ना, माइनस की फॉर्म में, पहले इसको सॉल्व करनी है कैलकुलेशन एंड देन विल मूव। तो x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 4 + 4x, माइनस बाहर लिखा x² + 4 - 4x। तो आपकी ये दो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, आंसर आता है 8x। अब बताओ इसकी जीरो क्या है? समझ में आ गया? 8 नहीं लिखना, 1/8 भी नहीं है। आपने इस टर्म को इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0। तो 0 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया?